हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ओनली सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 95 और 96 वाली चल रही है आईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है। ये सवाल केवल देखने मात्र से ही आपका मन संतुष्ट हो सकता है, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जितना टफ और बड़ा सवाल ये नजर आ रहा है उतना टफ है नहीं एक्चुअल में, इसी वजह से इसे हमने काउंट करा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, थ्योरेटिकली लिखने वाला केस नहीं है। अदरवाइज मैं पहली या दूसरी संख्या पे काउंट करता, 95 नंबर पर इसे डालता नहीं। ये बहुत अच्छे सवालों में से है। ये वो है जो 1 मिनट में हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से दिमाग काम कर लिया आपका तो एग्जाम में। इसी वजह से इस सवाल को यहां पर रखा गया है 95 नंबर की पोजीशन पर। Z1, Z2, Z3, F2, Zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, कुछ इस प्रकार से। मॉड्यूलस ऑफ Zi लेस देन 1 है। मॉड्यूलस ऑफ Zi का मतलब जितने भी मॉड्यूलस आए होंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, जितनों का भी मॉड्यूलस आप निकालोगे, इन सब की जो वैल्यू आएगी वो सभी लेस देन 1 होगी, यानी कि 1 से नीचे वाली और 0 से बड़ी वाली आप मान सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगी, यानी कि 0.5 हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। फॉर लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब हम जो सोचते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सोचते हैं, 0 से बड़ी कुछ भी मतलब कुछ भी रख दो भाई। लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, उसने दूसरी लिमिट तो लगाई नहीं, लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 यानी कि एक वैल्यू लगाई है, 0 से बड़ी होगी। अब कहां तक भी हो सकती है उसकी मर्जी है। i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक एंड, लेकिन लैम्डा के साथ में किसी ने धोखा कर दिया। क्या कर दिया? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस 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 लैम्डा n इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो, सारे के सारे लैम्डाओं को मिला करके वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। और लैम्डा कैसा है? 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 से बड़े सारे नंबरों को जोड़ करके इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको जोड़ करके बनाएगा। अब क्या संभावना है लैम्डा के होने की? सोचो, लैम्डा के होने की संभावनाएं क्या है? लैम्डा के होने की संभावनाएं, अगर ये 1 हो जाए तो बाकी सबको क्या होना पड़ेगा? 0। अगर ये 1 हो जाए तो बाकी सबको क्या होना पड़ेगा? 0। इसका मतलब दो कोई सी भी ऐसी टर्म है, इसकी मैक्सिमम जो एक्सट्रीम लिमिट जा रही है वो भी 1 पर ही जाएगी। कैसी? 1 पर। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 पर जाएगी। और z जो आया है वो हमेशा लेस देन 1 दिखा रखा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी जरूर है, लेकिन क्योंकि इसने सबका सम 1 दे दिया, इसी वजह से अप टू मैक्सिमम अगर मैं सबको 0 कर दूं और एक को अकेले को पकड़ लूं तो इसकी भी वैल्यू केवल 1 हो पाएगी। यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर अगर सबको 0 कर दिया जाए तो एक अकेले की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा इसने भी 0 और 1 के बीच में ही डाल दिया। मैक्सिमम पॉइंट 1 छोड़ा है, याद रखना, ध्यान से समझना सवाल को। अब बोला है वैल्यू किसकी निकालनी है, सवाल पर अब आते हैं। लैम्डा 1 Z1 प्लस लैम्डा 2 Z2 प्लस लैम्डा 3 Z3 प्लस 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 लैम्डा n Zn। अब इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, देखो जरा बेटा। मॉड्यूलस लैम्डा 1 Z1 प्लस मॉड्यूलस लैम्डा 2 Z2 मॉड्यूलस लैम्डा 2, या तो अलग अलग लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग आप लिख सकते हैं आसानी से, एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n Zn। अब आराम से सोचिए आप,
एक वैल्यू ऐसी है जो 1 से छोटी है, एक वैल्यू ऐसी है जो 0 से बड़ी है और 1 तक मैक्सिमम जा नहीं सकती है। z जो है वो 1 से छोटा, मान लो 0.8 मान लेते हैं। लैम्डा 1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम, अगर सारे के सारे 0 हो जाएं, ये वाले सारे के सारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 4 सब 0 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इस पूरी टर्म में इसका आंसर कितना आ जाएगा, पूरी टर्म का 0.8 आ जाएगा। ठीक, अगर 1 नहीं होती है, 1 के अलावा कुछ होती है, तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब उसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। तो इसे 0 भी कर दोगे तो भी 0 × 0 0 हो जाएगा, लेकिन कहीं और जाकर के भी फिर से यही टर्म फंसेगी, फिर से यही टर्म फंसेगी, फिर से यही टर्म फंसेगी। इसी वजह से ये वाला सवाल फंस गया। ठीक, तो हमने ये सोचा है कि एक टर्म जो 0 और 1 के बीच में है, दूसरी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और उस टर्म के बाकी सारे पार्ट हो जाते हैं 0, और दूसरी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 के बीच में है 0.5, तो 0.5 × 1 0.5। इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये 1 पर जा सकती है। क्यों 1 पर नहीं जा सकती है? क्योंकि एक की मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रही है, लेकिन दूसरी की तो 1 तक पहुंच ही नहीं रही है, लेस देन 1 बोल रखा है। इसका मतलब ये 1 तो इक्वल के शामिल नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक को आप मैक्सिमम 1 तक पहुंचाते हो तो बाकी सब 0 हो जा रहा है। ठीक, इसी वजह से ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगा, n तो संभव ही नहीं है, तो लेस देन 1 इसका आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो आई थिंक ये सवाल सिर्फ सोचने वाला सवाल था, बहुत अच्छा केस है, एक बार और ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से क्लैरिटी आनी चाहिए इस सवाल को देखने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। If mod z1 equals to mod z2 and argument of z1 plus argument of z2 is equals to π/2, ठीक, then 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब इसने आंसर को भी ऑप्शन बना दिया है, कुछ ऐसे करके पूछ लिया है। तो मैं बता देता हूं, z1 z2 प्योरली रियल, दूसरा z1 z2 z1 into z2 प्योरली इमेजिनरी, तीसरा पार्ट z1 plus z2 का होल स्क्वायर इज प्योरली रियल। कुछ ऐसे ही सवाल पूछ लिया है, तो इसका हम एक बार जरूर चेक करना चाहेंगे कि किसी ना किसी में तो आंसर आपका आना ही चाहिए। ठीक, एक सेकंड, गोटेट, वो गोटेट का मतलब इसमें स्पेस कम बचा है जरा हमारे मोबाइल में। तो z1 z2 को निकालोगे कैसे, ये मेरा जानने का विचार है। z1 z2 निकाल दो, या z1 plus z2 का होल स्क्वायर तो खैर आसानी से आ ही सकता है। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। z1 z2 को आपको लिखना है, दो z1 z2 मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर माना z3, क्या माना, z, ठीक, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगी। अगर इन दोनों का z1 z2 का मॉड्यूलस निकलवाऊं तो मॉड्यूलस क्या होगा, r, वो होगा मोड 1 z1 और मोड z2, यही होगा। अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल है थीटा, थीटा निकलवाऊं तो थीटा क्या होगा, z1 z2 का आर्ग्यूमेंट, z1 और z2 का आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये तो फॉर्मूला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका मतलब ये जो थीटा आया है वो आया है π/2, वो तो दे ही रखा है उसने। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू रखनी है वो जानी है π/2, यानी कि cos 90 डिग्री प्लस आयोटा sin 90 डिग्री, ठीक। और मोड z1 और मोड z2 की वैल्यू कैसे रखी है, इक्वल। इक्वल का मतलब मोड z कैसा आना है, स्क्वायर, कैसा आना है, स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू कितनी, 0,
आयोटा साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। इस टर्म को कितने भी अच्छे से सोल्व कर लो, इसमें मोड जेड का स्क्वायर आयोटा मोड जेड का स्क्वायर आ गया, यानी कि आई वाली जो टर्म है वो बच्ची की बच्ची रह गई। ठीक, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो प्योरली रियल था ये कट गया, और ये वाला पार्ट आपका इसका आंसर हो गया प्योरली इमेजिनरी। आपको तीसरे वाले को करेक्ट करके मुझे बता देना है z1 + z2 का होल स्क्वायर आपका क्या आने वाला है, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। इतना आप काम करेंगे और मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।